मतलब वो पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी थी। कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को निकाल देती थी, ये पूरे देश के भ्रष्टाचारी चुन चुन के अपने पार्टी में ला रहे हैं। इसलिए फिर नारायण राणे हो, अजित पवार हो, हेमंता हो, इन सब का दोनों बाहें फैला के स्वागत किया जाता है। और जब सवाल कुछ है क्या पूछा, तो एक पीछे से सवाल आया कि दाऊद इब्राहिम आपकी पार्टी कब ज्वाइन करेगा। डीपी यादव को लेके पिछले कमरे में गए और शाम तक प्रेस रिलीज आया कि डीपी यादव पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे। कोर्ट में आज हज़ारों की तादाद में जजेस की कमी है, उसकी कैसे पूरी करेंगे? उसके पास तो सिर्फ मंदिर बनाने के लिए पैसे हैं, कोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, इसके लिए तो पैसे है ही नहीं सरकार के पास। सरकार का कर्ज जीडीपी से 100% क्रॉस हो रहा है। वीकेंड विद वानखेड़े कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अदिति और हमारे साथ स्टूडियो पर फिर एक बार अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका देश नीति के साथ जुड़ने के लिए। आपने जैसे कहा कि ये राम मंदिर हो या कोई सा भी G20 हो, इसे बहुत बड़ा इवेंट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन इसके आगे कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पहलवान के मुद्दे, मणिपुर, सब कुछ छिप जाता है। पहलवानों के साथ क्या होगा? आज जो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैंने यही कहा, लोगों को पता है, लोग करते हैं इसमें। लेकिन सवाल ये है कि एक पत्रकारिता के नाते आप और हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, हम राजनीतिक दल नहीं हैं, हम चुनाव नहीं लड़ते। हमारा काम है जनता के सामने जो सच्चाई है वो परोसना, चाहे कितनी भी कड़वी हो। लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं, जो राजनीतिक दल है, जो लड़ाई लड़ते हैं, ये उनको काम करना होगा। क्या इन 3 राज्यों में कांग्रेस ने ठीक से चुनाव लड़ा? क्या इन 3 राज्यों में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये इशू नहीं थे? ये इशू होने के बाद भी कांग्रेस वहां हारती है। क्यों हारती है? तो राजनीतिक दल ये नहीं कह सकते कि ये, मैं नहीं मानता कि कोई ईवीएम का ही खेल हो गया होगा और ये भी हो गया और वो भी हो गया होगा। ये रोने का रोना है। तेलंगाना में कांग्रेस अच्छी लड़ी तो जीती, कर्नाटक में कांग्रेस अच्छी लड़ी तो जीती। क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक दूसरे से लड़ नहीं रही थी बीजेपी के लड़ने के बजाय? क्या कमलनाथ का अरोगंस मतदाताओं को दूर नहीं ले गया कांग्रेस से? क्या सचिन पायलट का गुस्सा बीजेपी को सत्ता में नहीं बिठा गया राजस्थान में? क्या ये चीज़ें राजनीतिक दलों को नहीं देखनी चाहिए? इंडिया गठबंधन करने से नहीं होगा। उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के जो ये तमाम चीज़ें जो आपने गिनवाई, ये इश्यूज हैं। बीजेपी इन इशू पे चद्दर डालने के लिए राम मंदिर का इशू बड़ा करेगी, राम प्राण प्रतिष्ठा का इशू, इवेंट बड़ा करेगी। लेकिन इसने बड़े इवेंट के बीच में भी क्या राम और बजरंग बली कर्नाटक में नहीं बोला गया था? क्या धर्म नहीं लाया गया था कर्नाटक में? कर्नाटक तो बीजेपी की भूमि थी। लेकिन कांग्रेस ने वो तमाम चीजों के सामने वहां पनपता भ्रष्टाचार, वहां पनपता व्यभिचार, महंगाई, लोगों की समस्याओं को इतना डट के रखा कि ये सब बजरंग बली पे भारी पड़ गए। मतलब बजरंग बली भी उनके साथ हो गया। आखिर वो भगवान सिर्फ इनका थोड़ी है। ये थोड़ी कहा जाता है कि बजरंग बली उसी को आशीर्वाद देंगे जो बीजेपी को वोट करेंगे। अरे बजरंग बली सभी के साथ है, हमारे भी आराध्य हैं, हम भी पूजा करते हैं बजरंग बली की। हनुमान चालीसा हमको भी आती है। तो इसके मायने क्या है कि हम बीजेपी को ही वोट करें? तो बजरंग बली ने आशीर्वाद दिया उन लोगों को जिनकी समस्याएं थी। हमने ये देखा कि सांसदों को बाहर निकाला गया। इसके बीच ये खबर बहुत बड़ी है, या शायद सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस हो, अगर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, सरकारों की बात करें, तो अगर कोई भी नेता भ्रष्ट पाए जाते थे तो कांग्रेस को 2 मिनट नहीं लगता था कि उसको पार्टी से निकालने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बात है कि जितना भी भ्रष्टाचार हो, यौन शोषण के आरोपी हो, रेपिस्ट हो पाए जाते हैं, उन पर बड़े छाती चौड़ी करके पर्दा डालने की कोशिश होती है। उसे सरकार बचाने की पूरा प्रयास जो है करती है। ये फर्क है दोनों पार्टी में, आपको लगता है, दोनों सरकारों में? बिल्कुल यकीनन है। कांग्रेस में मुझे याद है राजा डी राजा
नॉट डी राजा, जो राजा वहाँ का डीएमके का जो मंत्री था, वो जेल गया था। कब गया था? यूपीए की सरकार में गया था। कलमाड़ी जेल गए थे, कब गए थे? यूपीए की सरकार में गए थे। अपने मंत्री को जेल में डाला उन्होंने। कांग्रेस भ्रष्टाचार उजागर होने पे उस पर एक्शन लेती है। उनका भांजा, रेलवे मिनिस्टर बंसल का भांजा, किसी टेंडरिंग में इन्वॉल्व पाया गया तो रेलवे मंत्री का इस्तीफा हो गया। या गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को लोन देता है और वो चौड़े लाल दिए की गाड़ी में घूमते हैं। ये फर्क है। ये एक फर्क और बड़ा है, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को निकाल देती थी, ये पूरे देश के भ्रष्टाचारी चुन चुन के अपने पार्टी में ला रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। भ्रष्टाचारियों के पास वो जीताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं। इसलिए फिर नारायण राणे हो, अजित पवार हो, हेमंता हो, इन सब का दोनों बाहें फैला के स्वागत किया जाता है। ये फर्क है भ्रष्टाचारियों। एक बीजेपी में भी मुझे याद है, बीजेपी इतनी 2014 के पहले इतनी, मतलब वो पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी थी, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी। उस पार्टी में एक विचारधारा थी, वो अपने विचारधारा से हटते नहीं थे, लेकिन अपने विचारधारा के साथ प्रामाणिक थे, उसमें डाइल्यूशन नहीं करते थे। डीपी यादव ये उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर के गैंगस्टर माने जाते थे, राजनेता भी थे, बाहुबली भी थे। लोग को बाहुबली कहते हैं, कोई गैंगस्टर कहता है, उसके अलग अलग शब्द है। मुझे याद है मैं तब बीजेपी कवर करता था और मैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी के प्रेस ब्रीफिंग हॉल में था। डीपी यादव को बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए उनको इंट्रोड्यूस किया गया कि ये उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जब प्रवक्ता ने इंट्रोड्यूस करके अपनी बात रखी और जब सवाल कुछ है क्या पूछा, तो एक पीछे से सवाल आया कि दाऊद इब्राहिम आपकी पार्टी कब ज्वाइन करेगा? ये लोग ज्वाइन करेंगे बीजेपी। उसके बाद आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल ऑफ हो गई। डीपी यादव को लेके पिछले कमरे में गए और शाम तक प्रेस रिलीज आया कि डीपी यादव पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे। वो जुगाड़ से आए होंगे, लेकिन मन की नहीं तो कम से कम जन की शर्म थी। उनको लगा जब मीडिया ये पूछ रहा है तो यकीनन सही है। आज के डेट में मीडिया पूछने की औकात नहीं रखता। इसीलिए शायद अमित शाह के लिए कहा जा रहा है कि जो क्रिमिनल लॉज वो लेकर के आए, वहां पर अगर मॉब लिंचिंग होता है तो उसे फांसी दी जाएगी, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उन्हें छूट दे दी जाएगी। नहीं तो फिर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद व्यभिचार, भ्रष्टाचार, मॉब लिंचिंग, हत्यारा, ये शब्द थोड़ी होते हैं। वो आप भाजपा में जाने के बाद ये सारी चीज़ करोगे तो वो सदाचार और राष्ट्र सेवा में माना जाता है। जब से ही आप भाजपा से अलग हो जाते हो, फिर व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, ये सारे शब्द आप पे जुड़े जाते हैं, चाहे आप इसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। बजरंग पुनिया ने अपनी जो उसमें पद्म अवार्ड मिला वो वापस किया। कोई लोग इसके लिए व्यथित है कि इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर ने ये किया। कुछ लोग व्यथित है कि इस देश में वाकई क्या चल रहा है, और कुछ गोदी मीडिया इसमें इंटरेस्टेड है कि आपने पद्म तो वापस कर दिया, लेकिन वो पद्म के जो पैसे मिले थे वो कब वापस करोगे। ये ओछापन है। अमित शाह या सरकार 3 क्रिमिनल लॉज लेकर के आई, वो पास भी कराया। इसमें कमियां क्या है जो आगे चल के आपको लगता है कि घातक साबित हो सकता है? बहुत सारी कमियां। एक कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि जिसको टाइम बाउंड उन्होंने किया है, मैं उसका स्वागत भी, ऐसा भी नहीं कि सारा ही गलत है। टाइम बाउंड की इतने दिनों में आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी, इतने दिनों में चार्जशीट फाइल करनी होगी, कोर्ट को भी इतने दिनों में ये करनी होगी। लेकिन ये कानून बने हैं, इसको इम्प्लीमेंट होना, यदि कल नहीं होता तो क्या कोई किसी कोर्ट पे एक्शन होगी? यदि 3 साल में नहीं हुआ तो कोर्ट में आज हज़ारों की तादाद में जजेस की कमी है, उसकी कैसे पूरी करेंगे? भवन नहीं है कोर्ट के लिए, उसमें पैसा है क्या? आपके पास तो सिर्फ मंदिर बनाने के लिए पैसे हैं। कोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, इसके लिए तो पैसे है ही नहीं सरकार के पास। सरकार कहती पैसे है, लेकिन देते कहाँ हैं? यदि देते होते तो ऐसी बात नहीं होती। लेकिन जो कानून है राष्ट्रद्रोह का, जो थोड़ी सी गलत बयानी
मुझे लगता है गृह मंत्री कर गए। गृह मंत्री ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम नहीं हुआ, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था और राष्ट्रद्रोह के कानून पे उन्होंने स्टे लगा के रखा था कि आप इस धारा के तहत ना किसी पे केस कर सकते हो क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हो रहा था। जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्र सेनानी को प्रताड़ित करने के लिए अंग्रेजों ने लाया कानून था, आप क्यों नहीं रद्द करते जब आपने इतने सारे कानून रद्द करे? यही बात गृह मंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी को प्रताड़ित करने के लिए अंग्रेजों ने लाया था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के अनुशंसा से हुआ, आदेशों से हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, बाय एंड लार्ज वो कानून वैसा ही पड़ा हुआ है, राष्ट्रद्रोह की जगह देशद्रोह कर दिया। उसमें इतनी ग्रे एरिया छोड़ दी कि आप सम्मिलित होके कुछ बोलते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, या कोई वीडियो बनाते हैं या कोई वक्तव्य देते हैं जिससे देश को नुकसान होगा। ये ग्रे एरिया है। अब यदि मैंने कल कहा, आईएमएफ ने कहा कि भारत सरकार का कर्ज जीडीपी से 100% क्रॉस हो रहा है और 205 लाख करोड़ का कर्ज अब ये चिंता का विषय हो रहा है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को सर्विसिंग करना इस देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और यदि मैंने कहा कि हमारे ऊपर बढ़ता हुआ कर्जा, हमारा बढ़ता हुआ इंपोर्ट, घटता हुआ एक्सपोर्ट, सब्सिडीज़ का बढ़ता हुआ लोड सरकार पे, ये तमाम चीज़ों से यदि मैं कहूँ कि आने वाले समय में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, होने जा रही है, और यदि हम लंका जैसी हमारी स्थिति होगी या पाकिस्तान जैसी हमारी स्थिति होगी, हम कहाँ जाएंगे? ये आंकड़े सरकार के हैं। यदि इसी पे मैंने बोला तो आप समाज में भय पैदा कर रहे हैं। तो सरकार ने ये नया कानून लाकर देशद्रोह का इस पूरे देश पे एक अघोषित आपातकाल लागू किया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसको डिफाइन सरकार करेगी। ये देश हित में नहीं है, ये देश हित में है। यदि महुआ मोइत्रा का हीरानंदानी जैसे उद्योगपति के साथ आईपी एड्रेस शेयर करना देश के सुरक्षा के लिए घातक है, तो फिर जिसने उन 2 लड़कों का पास बनाया पार्लियामेंट का, जो बीजेपी का सांसद है, उसने तो महुआ मोइत्रा से कई गुना ज्यादा देश की सुरक्षा के लिए घातक काम किया। उनका निष्कासन नहीं होता, महुआ मोइत्रा का निष्कासन होता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स। कोई कंप्लेंट कर देता है कि बीजेपी का सांसद, या जो सांसद भी नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में एक पूर्व सांसद है किरीट सोमैया, वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल देते हैं कि इसके भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, तो ईडी एक्टिव हो जाती है। और यहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने है। गुजरात सरकार 4000 करोड़ रुपए मांग रही है अडानी से कि आपने कोयले के इंपोर्ट में ओवर बिलिंग किया। ओवर बिलिंग कहाँ हुआ? यूएई, सिंगापुर, हांगकांग। इसका मतलब ओवर बिलिंग का पैसा कहाँ गया? विदेश में गया। इट्स अ क्लियर केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वो कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। कोई हिंडनबर्ग या इंडियन एक्सप्रेस या देश नीति नहीं कह रहा है। गुजरात सरकार माए बाप वो कह रही है, और ईडी को दिखता नहीं। क्यों नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस होना चाहिए इसमें? मेरा आखिरी सवाल यही अघोषित आपातकाल पर ही है, जो कि सिर्फ क्रिमिनल लॉज में कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर भी खतरे की घंटी बज रही है। यकीनन। तो क्या आपको लगता है कि 2024 चुनाव से पहले, और अगर 24 में भाजपा जीत जाती है, तो देश में कहीं ना कहीं ऑल टाइम एक आपातकाल, अघोषित आपातकाल की घोषणा हो जाएगी? वो तो चल ही रहा है, अघोषित आपातकाल तो चल रहा है। हर एक का नंबर आना है, आपका और हमारा, आज नहीं तो कल। सरकार अपने गौरव गान सुनने का आदी है। सवाल इस देश की लोगों की समस्याएं, इसको शब्द देने वाले
देशद्रोही है वर्तमान में। और जो देशद्रोही है वो रामद्रोही है, वो हिंदू द्रोही है, वो तमाम चीज़ों का द्रोही है, जिसके लिए मोदी जी अपना पूजन करवाते हैं। सीधी बात है। यूं ही नहीं, चंपत राय जो राम मंदिर न्यास के जनरल सेक्रेटरी है, वो स्वयं मोदी जी को विष्णु का अवतार कहते हैं। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि वो वाकई विष्णु का अवतार है, क्योंकि श्री कृष्ण जब विष्णु का अवतार बन के आए थे तो उन्होंने गीता में कहा था अर्जुन को कि मेरे कितने रूप हैं, जानवरों में सिंह हूँ, पेड़ों में पीपल हूँ, नरों में अर्जुन हूँ। वैसे ही है मोदी जी का। उद्योगपतियों में वो अडानी है, लोकसभा में वो बिरला जी है, राज्यसभा में वो धनखड़ जी है, न्यास में वो राय साहब है, मध्य प्रदेश में वो यादव है, छत्तीसगढ़ में वो शाह है, महाराष्ट्र में वो शिंदे है। कई रूप है उनके। तो एकम अद्वितीयम वही पूरा देश चला रहा है, हर बस, जगह पर, बस, हर बस, राज्य में बस, रहकर। बस एजेंसियों में वो ईडी है। एक सवाल और पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपने जैसे बीजेपी को कवर किया है, और जो मेन रहा, चाहे अडवाणी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, चंपत राय ने सीधा कह दिया, न्योता तो दिया लेकिन साथ में यह भी कहा आप मत आइएगा क्योंकि आपकी तबीयत सही नहीं है, उम्र बढ़ गई है। एक मंच में अगर मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणी और मोदी जी रहे तो कहीं ना कहीं उन्हें श्रेय देना पड़ जाएगा। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं, या उन्हें ना आने के लिए क्यों कहा गया? मैं सनातनी धर्म में विश्वास रखता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने के लिए कि मैं हिंदू हूँ और मैं धार्मिक हूँ। तो जब हमारे धर्म के अनुसार कलयुग में सारी चीज़ें भयावह होगी, जो भ्रष्ट होगा उसका चलेगा, जो अच्छा चाल चलन करेगा वो गर्त में जाएगा। तो सतयुग में, रामायण काल में श्रवण हुए, श्रवण कुमार, जिनके वृद्ध माता पिताओं ने कहा, अंधे थे, उनने कहा चलना फिरना बंद था, उनने कहा बेटा तीर्थ यात्रा करना है। बेटे ने आव न देखा ताव देखा, सतयुग था। उन्होंने तुरंत कावड़ बनाई, एक जगह माता को बिठाया, एक जगह पिता को बिठाया, और पूरे देश पृथ्वी का भ्रमण करने निकल गए, हर तीर्थ क्षेत्र में। एक जगह गलती से उनको प्यास लग गई, और वो गलती से नहीं, प्यास लग गई, और वो जब पानी लेने गए तो शायद मटके में जो पानी जा रहा था उसके आवाज़ से किसी राजा को लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है, शिकार है। उन्होंने बाण चलाया, बाण श्रवण को लगा। जब राजा वहाँ आया तो उसने देखा कि अरे मेरे हाथ से तो ब्रह्म हत्या हुई। उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि राजन बस कुछ मत करो, ये पानी पहले मेरे माँ बाप को पिलाओ, वो प्यासे हैं। वो राजा माँ बाप को पानी देने के लिए चले गए। माँ बाप को जब पानी पीने के लिए पानी लेके गए तो पैरों की आहट सुन के पिता ने देख लिया, माता पिता ने, ये कोई और है। उन्हें कहा आप कौन हैं, हमारे पुत्र कहाँ है? वो आवाज़ नहीं करते। जब बार बार पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ, आखेत पे आया था, गलती से मेरे हाथ से बाण चल गया और आपके बेटे को लग गया, आपके बेटे की मृत्यु हुई। बिना पानी पिए दोनों माँ बाप ने अपने बेटे के वियोग में प्राण त्याग दिए और श्राप दिया कि हे दशरथ, जैसा हम बेटे के वियोग में प्राण त्याग रहे, तू भी बेटे के योग में प्राण त्यागेगा। और राम को वनवास हुआ। ये रामायण की कहानी है सतयुग की। आज भी युगों युगों तक श्रवण कुमार माँ बाप की सेवा करने का सर्वश्रेष्ठ मॉडल माना जाता है, रोल मॉडल। ये कलयुग है। कलयुग में श्रवण कुमार होते तो बोलते थे अरे बुढ़ाऊ, आंखों से दिखता नहीं, पैरों से चला नहीं जाता, चले तीर्थ यात्रा करने, घर बैठो आराम से। कोई आया तीर्थ यात्रा से प्रसाद लेके तो खिला दूंगा आपको, फालतू की दिमाग में दही कर रहे हो मेरा। ऐसा ही ये श्रवण, कलयुग के श्रवण कुमार है, जो अपने माता पिता को कहते हैं कि तुम वृद्ध हो गए हो, घर बैठ जाओ। मज़ा आती कि अडवाणी जी की व्हील चेयर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ढकेलते हुए राम मंदिर ले जाते और मुरली मनोहर जोशी की चेयर को नड्डा जी या अमित शाह ले आते, तो विश्वास होता कि ये लोग वाकई राम को जानते हैं, ये राम को समझ पाए हैं। ये तो राम को बेचते हैं, राम व्यापार है इनके लिए, राम एटीएम है इनके लिए चुनाव के समय का। थोड़ा भी राम में मानते, जिसने अपने पिता के एक बात पे राजपाट त्याग के जंगल में प्रवेश कर दिया, ये अपने पिता को कहते कि तुम वृद्धावस्था में हो, घर बैठ जाओ। ये कलयुग के बदमाश है ये, इसलिए इनसे कोई अपेक्षा है ही नहीं अच्छी। ये राम का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथों उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।